हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। छुट्टी पर भी चैन नहीं है हमको। छुट्टी पर भी आ गया आपका पूरा क्लास कट। तो आप अभी क्लास देख रहा है रामेश्वर लाइव है आपको लाइव जैसा। अगर आपको याद हो कल का लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया हो सेक्शन और बोर्ड रिपोर्ट पर हमारा। और आज हम लोग वहाँ से शुरू कॉर्पोरेट। सबसे पहली बात ये समझिएगा कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है। इसका मतलब ये होता है हर एक कॉर्पोरेट बॉडी, हियर मीन्स कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सोसाइटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसी हैं कि भैया वो जो भी कमाती हैं उसका कुछ हिस्सा उन्हें सोसाइटी की बेटरमेंट में खर्च करना जरूरी है। अब यहाँ पर मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सीएसआर करना है या नहीं करना है। ठीक है सर, करना तो है ही। सीएसआर के लिए आपको कंट्रीब्यूशन तो करना ही करना है। कोई वो नहीं है कि कर भी सकते नहीं भी कर सकते। यहाँ पर मुद्दा ये है कि क्या आप सीएसआर कमिटी बनानी है इस चीज, whether you are required to form a committee or not। तो ये जो लिमिट्स अभी हम आपको बताने जा रहे हैं आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या चीज के लिए है, एक कमिटी बनाने की। एसआर तो एमए भी करना है एक बार, एसआर तो ऐसे भी करना है आपको। यहाँ पर बात सिर्फ किस जा रही है कि कमिटी बनानी है, सर यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कमिटी और नॉट। चलिए सर शुरू करते हैं। होता है सर कमिटी बनाना कंपलसरी है अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 पर है, या टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ऊपर है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। ठीक है, मतलब 5, 500, 1000। तो सबसे बड़ा होता है वो हमेशा टर्नओवर। ठीक है, और जो सबसे छोटा होता है वो प्रॉफिट। कि कोई भी कंपनी देख लो, प्रॉफिट सबसे कम होता है कंपनी, टर्नओवर सबसे ज्यादा होता है। टर्नओवर का एक छोटा सा हिस्सा ही प्रॉफिट बन के पैदा होता है। नेटवर्थ खाली नहीं। तो 1000 हो गया टर्नओवर, 5 हो गया प्रॉफिट, और बीच में आया 500 वो है। अच्छा, ये कब एप्लीकेबल है, अगर सीएसआर कमेटी बनाना कब जरूरी है, इफ एनी वन ऑफ देम, ठीक है, इनमें से कोई भी एक आपका अगर क्रॉस कर जाए तो आपको सीएसआर कमेटी बनाना मैंडेट। अच्छा सर, सीएसआर कमेटी में कितने लोग होंगे। सर सीएसआर कमेटी में आपको मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, मैंने एटलीस्ट, और उसमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आपको सी फाइनल में पढ़ाया जाए। इट इज सेक्शन 149 सब 7। तो हम बताते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। जैसे एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट। अब अगर यही एक फॉरेन कंपनी, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए। तो एक डायरेक्टर शुड बी रेसिडेंट इन इट। ठीक है, मतलब 2 में से एक रेसिडेंट होना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया नहीं है। सर अगर मान लीजिए हम एक प्राइवेट कंपनी, हम आपको बता देते हैं प्राइवेट कंपनी, वहां पर आप 3 डायरेक्टर रखो, उसमें इंडिपेंडेंट होना। नेक्स्ट, अब बोल रहा है सर, आपको ये तो मैंने बता दिया अगर एक भी लिमिट क्रॉस हुई तो सीएसआर कमेटी बनाना है। लेकिन आपको सीएसआर कमेटी बनाने से आप बच जाओगे। ठीक है, सीएसआर कमेटी आप बनाने से बच जाओगे अगर आपका जो सीएसआर स्पेंड है वो 50 लाख या 50 लाख से कम है। मतलब सीएसआर स्पेंड आपको करना पड़ रहा है, इट इज लेस देन 50 लाख। अब तो बच्चा मेरे से बट पता कैसे चलेगा हमें कितना पैसा सीएसआर में डाल, कितना पैसा की को यूज करना है सोशल बेनिफिट के लिए। भैया एक सीधी सी लिमिट है, अपने लास्ट 3 ईयर के जो आप नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज करो और उसका 2% आपको कौन है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का 2% आपको कौन टुवर्ड्स सीएसआर। ठीक है, पर सोचने वाली बात यह है कि सीएसआर कमेटी ना तो दी, सीएसआर कमेटी काम क्या करती है। तो सर कमेटी है, सबसे पहला काम तो प्लान बनाना। ठीक है, प्लान बना के ये बताना है कि भैया पैसा कहाँ खर्चा, फिर ये देखना है कि पैसा वहीं खर्चा हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद खर्चा हो रहा है कि नहीं, फिर करेक्टिव एक्शन। देखो सर कितना बढ़िया से है, सबसे पहले आपको एक सीएसआर पॉलिसी बना। पॉलिसी के अंदर आप क्या बताओगे, आप बताओगे कहाँ पर पैसा खर्चा करना चाहिए कंपनी को, और फिर देखोगे कि कंपनी वहां खर्चा करता है। आपको एक एनुअल सीएसआर प्लान बनाना है। एनुअल सीएसआर प्लान में बेसिकली होगा क्या, लिस्ट ऑफ और सीएसआर प्रोजेक्ट्स, कहाँ पैसा खर्चा करना है, कितना करना है, किस तरीके से उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा,
मोड ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब उस पैसे को जो आप सीएसआर के लिए कहाँ कहाँ पर यूज किया गया है को मॉनिटर करोगे। और इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज रिपोर्ट में बताई जाती है सेक्शन 1 3। इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है, तुमने तो भाई सीएसआर में खर्चा किया, लेकिन क्या आपके खर्चा करने से कुछ बेनिफिट हुआ? अगर बेनिफिट ही नहीं हुआ तो फिर खर्चा करने का फायदा। ये तो वही बात होगी, माता पिता ने 10 साल 12 साल बच्चे को पढ़ाया और 10 12 साल बच्चे को पढ़ाने के बाद कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि बच्चा निकला लुल, एकदम टोटल बेस्ट। तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, आपका पैसा एक तरीके से वेस्ट हो गया, है ना? पैसा तो आपका एक तरह से वेस्ट हो गया। नेक्स्ट के बाद आया अमाउंट स्पेंट ऑन सीएसआर। ठीक है, कितना पैसा सीएसआर पे खर्चा करना हो, पहले ही मैंने बता दिया 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3। ठीक है। अच्छा सर, अगर कभी कभार मान लो ऐसा हुआ कि एक साल आपने ज्यादा स्पेंड, ठीक है, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट आ रहा था 20 करोड़ रुपए, let's say आपने उस महीने उस साल 24 करोड़ खर्चा कर, अगले साल 16 करोड़ आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, चार जो इधर ज्यादा किया वो वहां एडजस्ट कर दो, वहां पर सिर्फ 12 ही कर, आपको नेक्स्ट 3 ईयर में उसको सेट ऑफ करने का मौका मिलेगा अगर एक साल ज्यादा हो। सर ज्यादा तो ठीक है, अगर कम हुआ तो क्या करेंगे? सेम सेम लॉजिक, अगर आपका 2% से कम हो गया तो आप बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दो। ठीक है, एक अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट खुलेगा, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। 30 डेज के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पैसा उस अकाउंट में डाल दो। सर मैथ से बता दीजिए थोड़ा, मान लीजिए आपका जो 2% ऑफ नेट प्रॉफिट है वो 20 करोड़ आया, आपने जो स्पेंड किया है वो सिर्फ 16 करोड़ है। आपको रिमेनिंग क्या करना है, ये जो रिमेनिंग 4 करोड़ है ये आपको अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है, अनस्पेंट सीआर कितने दिन में कर देना है, 30 डेज फ्रॉम FY एंड, मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च, उससे के अंदर मतलब 30 अप्रैल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अब फिर से वही 3 साल वाली बात बोला ना, 3 साल में एडजस्ट कर लेना, अगर एक्सेस था तो अगर डेफिसिट भी है यू गॉट टू यूज इन 3 फाइनेंशियल ईयर। अब अगर आप 3 फाइनेंशियल ईयर में इसको यूज नहीं कर पाए, के पास चला जाएगा ये सरकार का एक फंड है जो सरकार ने शेड्यूल बनाया, याद है आपको, मैंने बताया था कंपनी में कितने शेड्यूल होते हैं, 7 लास्ट शेड्यूल होता है वो सीएसआर पे बना, सीएसआर के अंदर जो फंड है उसमें डाल, एक बार रिवाइज कर लो। अगर एक्सेस कर दिया है तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट 3 साल में उसको एडजस्ट, अगर डेफिसिट है 2% कम है, जितना कम पोर्शन है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही 30 दिन के अंदर अंदर एक सेपरेट अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट जहां वो पड़ा रहेगा अगले 3 साल में अगर यूज नहीं किया तो भैया उसको उठा के 30 डेज और 30 डेज 3 ईयर्स, 30 डेज 3, क्लियर? अच्छा सर, अगर आप ये नहीं कर पाए, ठीक है, मतलब आपको साल के खत्म होने के बाद उसको ट्रांसफर करना था, आपने नहीं किया, मतलब 30 डेज में ट्रांसफर करना था, कहाँ यूज करने के फाइनेंशियल आपने नहीं किया, ठीक है, तो अब आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर। हमारे केस में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना था, 4 करोड़, हमने 30 दिन में नहीं किया, मतलब 8 करोड़ की पेनल्टी, और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, ये कंपनी को लगे। 8 करोड़ और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो यहां से निकल के आ गया 1 करोड़, ये कंपनी का हो गया। ऑफिसर को कितना लगेगा, 1/10 ऑफ द अमाउंट, अमाउंट कितना था, 4 करोड़, 4 करोड़ का 1/10 हो गया, 4 करोड़ का 1/10 हो गया 40 लाख, हाँ 4 करोड़ 40 लाख, 40 लाख रुपए, और 2 लाख विच एवर इज लोअर, तो ऑफिसर, मतलब अगर आप देखो कंपनी के लिए सिवियर पेनल्टी। ठीक है, अगर आप वहां पर 30 दिन में ट्रांसफर नहीं करते, 2 टाइम्स द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, 2:1 2 टाइम्स द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड, और 1 करोड़ विच ऑफिसर पे 1/10 मतलब ओनली 10% ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, और 2 लाख विच एवर हो गया 2:1, और यहाँ हो गया 10% टू, ठीक है, whichever is। सर कभी कभार क्या होता है पता है, एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब लेट्स से आप एक स्कूल बनाना चाहते हैं बच्चों को एजुकेशन, तो अब इस स्कूल बनाने के खर्च में
हर साल 2% पूरा पूरी खर्चा हो ये जरूरी नहीं, किसी साल ज्यादा हो सकता है, किसी साल कम हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में आपको ये कम ज़्यादा मैनेज करने का राइट मिल अप टू 3 इयर्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच, तो वहाँ 3 साल तक आप ये 2% वाला एडजस्टमेंट विदाउट एनी, 3 साल तक आप ये 2% वाला एडजस्टमेंट विदाउट एनी क्वेश्चन, आपको कुछ भी नहीं पूछा जाए, बिंदास कर सकते, नो क्वेश्चन। कितने साल तक? 2 साल। आइए, अच्छा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कौन सी वो एक्टिविटी नहीं, बहुत ज्यादा ही जरूरी, मतलब ये वो कैटेगरी है जो हर बच्चे यहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हैं कि क्या चीज सीएसआर नहीं हो, बात समझ, जो आपका टास्क नॉर्मल आपके बिजनेस, आपके डे टू डे बिजनेस मानेंगे, एक्टिविटीज जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो तो सीएसआर हुई, क्योंकि कभी भी आप करोगे वो तो आप अपने बिजनेस करोगे ना, वो किसी और के लिए थोड़ी ना करोगे, तो दोज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सीएसआर। कोविड के टाइम पर आया था, जैसे अगर कोई कंपनी फार्मास्यूटिकल दवा उवा बनाने, अगर वो वैक्सीन या जैसे लाल बोलता है वैक्सीन, वो वैक्सीन बनाने के लिए अगर वो कंपनी पैसा खर्चा कर रही है रिसर्च एंड वैक्सीन का खर्चा भी सीएसआर का पार्ट हो जाए, लेकिन सिर्फ वो फार्मास्यूटिकल क्योंकि कोविड रिलेटेड। उसके बाद भैया अगर आपको सीएसआर करना है आप अपने भारत देश के बाहर नहीं कर सकते, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय कंपनी आउटसाइड इंडिया आर नॉट सेफ। दूसरा, अभी जैसे मोदी जी ने किया ना, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग ले कर दिया, हो जाएगा आदमी एक्चुअली में फंड दे रहा है पब्लिक पार्टी को, पार्टीज को, पहले तो ये तो इसमें सेक्शन इनकम टैक्स में तो है ही, जो पब्लिक पार्टी को अगर आप डोनेशन दो पॉलिटिकल पार्टी को तो उसमें या जीजी का आपको डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को तो दैट कैन नॉट, अगर ये होता ना तो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी भर भर और देश का कोई उन्नति नहीं हो पाता, क्योंकि हर कंपनी है कि हमने पार्टी को, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। आपको सर क्या था कि आपके एम्प्लॉयज ना रोज लेट होते थे, क्यों? आपकी जो फैक्ट्री की लोकेशन थी और जो एम्प्लॉयज का घर था उसके बीच काफी डिफरेंस, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने एक अपने फैक्ट्री के 1 किलोमीटर बड़ा सा मेस बन, मेस इन द सेंस विद ऑल द फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉयज और उनकी, कोई सीएसआर एक्सपेक्ट तो आप अपने लिए कर रहे हो, तो दिस विल नॉट बी काउंट। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी। अब आपने कोई इवेंट को स्पॉन्सर कर, मान लो ये कोई फेस्ट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन अकेडमी उसको स्पॉन्सर करते, तो फिर ये अन अकेडमी का सीएसआर थोड़ी ना गिर, ठीक है? या अगर आपने फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पेनल्टी पेमेंट किए हो क्योंकि एक्ट में ऑफेंस कर दिए तो और बोल रहे हो यही सीएस, अच्छा अब जो पैसा आप सीएसआर में स्पेंड करोगे वो कैसे करो, बहुत तरीके हैं, एक तो ऐसा आप खुद कर लो, दूसरा क्या है कोई ऐसी कंपनी को डोनेट कर दो जो सीएसआर करती है या चैरिटी में डालो, तो ऑन इट्स ओन या और बाय डोनेशन टू, किसको? अब कंपनी अंडर ओन कंपनी अंडर सेक्शन 8 आपकी खुद की एक कंपनी, जैसे इस केस में आ जाएगा रिलायंस, और रिलायंस आप जिस भी सेक्शन 8 कंपनी को दे रहे हो उतना वो नई कंपनी नहीं होनी चाहिए कि रातों रात तुमने क्रिएट किया और उसको चिपका दिया, इट शुड बी अ कंपनी जिसका पास 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है?
तो ये कंपनी क्या करेगी, सारी डिटेल आरओसी को देगी अंडर CSR 1 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम 1/4/21। तब से ये शुरू हुआ है ना 21-22 से, 1 अप्रैल 2021 से 30 के अंदर अंदर कंपनी पूरी डिटेल हर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से आरओसी कि कहाँ कहाँ पर ये पैसा खर्चा किया। ठीक है, देखो ऑन गोइंग प्रोसेस है, अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो ईयर ऑन ईयर डिटेल लगेगी। ये पॉइंट याद रखना है एमसीक्यू। सर अगर हम खुद खर्चा कर रहे हैं तो एडमिन ओवरहेड भी तो लगेंगे, जैसे जो एम्प्लॉइज जो मजदूर स्कूल बना रहे हैं तो भी तो डेली वेजेस देने पड़ेंगे, तो वो सब जो खर्चा है शुड बी लेस देन 5% ऑफ द टोटल सीआर स्पेंड। सीआर स्पेंड 1 करोड़ है, वो खर्चा मैक्सिमम सिर्फ 5% ऑफ 1 करोड़ तक हो सकता है, उससे ज्यादा। ठीक है, अगर आपके सीएसआर एक्टिविटी से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आप वापस उसको उसी में इस्तेमाल करें। मान लो आप स्कूल में एक माइनल मिनियल फीस जैसे 50%, मान लो 50%, ये जो 50% आप मिनियल ओवर ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट मिल रहा है आपको 50 रुपये, तो आप वापस से सीएसआर एक्टिविटी। अच्छा, एक चीज और मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि क्या सर हम लोग सीएसआर एक्टिविटी हमारे घर के क्या किया, अनाथाश्रम, रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ओवन खरीद के चिट्टालाल की दुकान से हमने उस ऑर्गेनाइज, क्या इसको स्पेंड मान सकते हैं? आंसर इज आप मान सकते हैं। अब आया लास्ट पार्ट, हमने देखो इसको ABC, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एसेट पर खर्चा किया है तो इसमें एक बात याद दिलाऊंगा आपको, सेक्शन 54 और 54F कैपिटल क्या बोलता है, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेच के घर खरीदा है, घर खरीदोगे 2 साल बाद, या अगर आपने घर खरीद रखा है 1 साल पहले, पहले वाला भी कंडीशन ले लेते हैं, सेम चीज यहाँ पर भी है। अगर आपने ऐसा अमाउंट जो स्पेंड किया, ठीक है, तो आपकी सार स्पेंडिंग अभी आप करने वाले हो इस साल में, या आपने पिछले 180 दिन में भी अगर किया है तो भी आप करंट ईयर में हर मान। तो अब लास्ट पार्ट आता है सीएसआर का, सीएसआर रिपोर्ट क्या है बताना भी पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में अंडर सेक्शन 134, ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट हर कंपनी का सीएसआर ऑब्लिगेशन जो 2% और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स अगर 10 या 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट असेसमेंट, ये क्यों देखना चाहिए, भाई तू बोल रहा है तूने सीएसआर में इतना पैसा खर्चा तो कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। ये इम्पैक्ट असेसमेंट वाली पार्टी क्या करेगी, ये चेक करेगी कि भैया ये जो अ, बोल रहा है कि हमने सीएसआर में इतना पैसा खर्चा किया, इतना पैसा, उसका कोई फायदा भी हुआ है कि बस ये हवा में खर्चा किए जा रहा है और हमसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, वो पे वो मांगे जा रहा है, वो पे वो बोल रहे हैं, डिस्काउंट पे डिस्काउंट मांगे चला जा रहा है। पहले पता कर लेंगे। The CSR report with policy mention on the website of the company। तो आपने CSR पॉलिसी बनाई थी ना, सर कमिट, सर पॉलिसी एट ऑल टाइम्स साइट में अवेलेबल, ठीक है, एट ऑल टाइम्स। अब सुनो सर, ये इम्पैक्ट असेसमेंट वाला असेसमेंट करेगा, वो रिपोर्ट बनाएगा, ये रिपोर्ट ये रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट की जाए, ये देखो भैया इतना 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 खर्चा किया। अब ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट वाला है वो तुम्हारे लिए फ्री में काम थोड़ी ना करेगा, ठीक है? एक पूरा सीएसआर का स्पेंड, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, फिर उसके बाद एडमिन ओवरहेड 5% ऑफ सीएसआर एक्सपेंड, और फिर आया तुम्हारा अभी इम्पैक्ट असेसमेंट का, वो अगर तुम्हारा 10 करोड़ के लिमिट पर सीएसआर का खर्च, 2% ऑफ सीएसआर स्पेंड और 50 लाख विच एवर इज हायर, यहाँ पर देखो सर हायर आ गया, ठीक है। तो तरह के खर्चे हैं, एक सीएसआर स्पेंड खुद, ठीक है, एक एडमिन ओवरहेड, ठीक है, और एक है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन इक्वल टू 5%, नॉट एक्सीड 5% ऑफ ओवरहेड, ठीक है। ये हो गया सीएसआर स्पेंड,
एटलीस्ट ग्रेटर देन % ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, ज्यादा किया तो अगले साल एडजस्ट। और दूसरा इधर 2% ऑफ CSR एक्सपेंस और 50 lakhs एवर इज हायर। तो इसी के साथ आपका CSR का पूरा गड़बड़ यहाँ पर खत्म। एक चीज और याद रखिए, ऑफ नेट प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है? जब आप नेट प्रॉफिट डाल रहे हो, लॉजिक समझ, अगर कोई कंपनी के बाहर खर्चा कर रही है, ठीक है, तो आप उसका नेट प्रॉफिट, आप उसको तो CSR मान नहीं रहे हो यहाँ पर। जब आप नेट प्रॉफिट निकालोगे, द प्रॉफिट विल नॉट इंक्लूड ऑफ एनी ओवरसीज ब्रांच, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी कंप्लाइज विद, जो डिविडेंड बाहर वाली द्वारा डिक्लेयर किया है, जो प्रॉफिट एक फॉरेन ब्रांच अर्न कर, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, तब उसका नेट प्रॉफिट एज पर PN ऑफ इंडियन अकाउंट। लॉजिक CSR कर रहा हूं, आप उस, ठीक है? फिर जो मैं कंपनी हूँ इंडिया के बाहर जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उसको आप क्यों इंक्लूड कर रहे हो? जस्ट बिकॉज उसको ऐड करने से टोटल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 2% ज्यादा आएगा, तो अपने फायदे अनुसार आप कर ले रहे हो, तो अनफेयर होगा ना। तो क्योंकि वो कंपनी भी मेरे को मांगेगी अब उनकी कंट्री में कि वहां CSR करूं, फिर वो भी बोलेंगे हम इंडिया वाला प्रॉफिट उसमें इंक्लूड करेंगे। या जिस डोमेस्टिक टेरिटरी का प्रॉफिट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का प्रॉफिट, और उसी सरल से, ओके। ये हो गया सर 136। बस हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। 35, अच्छा 136 किस बारे में बात करता है? ये बात करता है सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंस। जब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में आके बैठेंगे, पर सामने सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर, मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, तो सबको देने हैं। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग आता है 101 में, उसके साथ भी ये क्या क्या प्रेजेंट करना है? फिनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है? देखो मैंने लिखा है वो कब देना है आपको, एटलीस्ट डेज जो मीटिंग जाती है उसके साथ ही देना। सेक्शन 8 कंपनी ये डॉक्यूमेंट 14 दिन में दे सकती है, ठीक है? सर क्या कंपनी 21 दिन से कम के नोटिस में मीटिंग बुला सकती है? मैंने याद करो, मैंने बताया था, हाँ। अगर AGM है तो 95% मेंबर्स को अग्री करना है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है विद शेयर कैपिटल है तो 95% ऑफ द कंपनी होल्डिंग शेयर कैपिटल मेंबर, और अगर विदाउट शेयर कैपिटल है तो 95% ऑफ वोटिंग, ठीक है? सिर्फ विदाउट शेयर कैपिटल में वोटिंग पावर है, बाकी 95 सब में है। ये ऑल कंपनीज, डिस्टिंक्ट कंपनी के एक एडिशनल क्राइटेरिया है कि उसको एक समरी स्टेटमेंट भी देना है मेंबर्स को, ठीक है? अंडर AOC 3A एंड AOC, फॉर्म नंबर। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉनिक कंपलसरी है स्टेटमेंट प्रेजेंट करना, बनाना। इलेक्ट्रॉनिक कंपलसरी है लिस्टेड कंपनी के लिए, और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिनका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है, प्लस टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा, 1:10। लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है इलेक्ट्रॉनिक, अनलिस्टेड कंपनी के लिए अगर 1:10 का रेशियो पार कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल, नेटवर्थ 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर, ठीक है, और टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर, मतलब 1:10 का रेशियो पार। एक बार इसी समय 1 मिनट लेके पेनल्टी रिवाइज कर लेंगे। सर CSR 135 की पेनल्टी कितनी है? अगर 30 के अंदर हमने अनपेड वाले अकाउंट में डाला, हमको मैक्सिमम लगेगा सर 2 करोड़, ठीक है? मिनिमम लगेगा 1 करोड़, और 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ CSR स्पेंड विच एवर इज लोअर। उसके बाद नीचे कितना लगेगा? ऑफिसर को कितना लगेगा? 1/10 ऑफ द CSR अमाउंट, और 2 लाख विच एवर रिवाइज। अच्छा, अब बोलता है फॉर अदर कंपनी इट इज ऑप्शनल। अदर में कौन बच गया? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वगैरह के लिए ऑप्शनल है इलेक्ट्रॉनिक। इंस्पेक्शन अलाउ है ड्यूरिंग केस आया सर चैंपियन 130 137 फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट। केस 1 क्या है? आपका AGM कंप्लीट हो गया, जिस दिन AGM होना था 30 सितंबर AGM हो गया, OR भी सक्सेसफुली पास होके आपने अड्डा ऑर्डिनरी बिजनेस अडॉप्ट कर लिया फाइनेंस। जिस दिन AGM खत्म हुआ है, 30 डेज के अंदर आपको दे, याद रखना एनुअल रिटर्न में 60 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड है, ठीक है? क्योंकि उसको समरी देनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पहले अप्रूव कराने पड़ेंगे,
वो एजीएम से 30 डेज में है, क्योंकि एजीएम में ही तो अप्रूव होते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 2, एजीएम 30 सितंबर को नहीं हुआ, डिले हो गया। कंपनी को क्या करना है, इन 30 डेज व्हेन द एजीएम शुड हैव बीन डन, मतलब 30 सितंबर को ही मान के चलो, अनअडॉप्टेड स्टेटमेंट डाल देना आरओसी, और ये बता देना कि अभी तक स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुए हैं, ये रीजन है जिसकी वजह से एजीएम अडजर्न हो गया। ठीक है, जब होंगे तब आपको वो कॉपी भी भेज दी जाएगी, मतलब अभी के लिए ये पकड़ के रखो। बात ये केस 3 क्या हुआ, एजीएम हुआ ही नहीं। बच्चा बोलता है सर 2 और 3 में फर्क क्या है? अरे 2 में अडजर्न हुआ है, अभी नहीं हुआ, होगा। ठीक है, 3 में हुआ ही नहीं है। तो कंपनी को 30 डेज के अंदर रीजन के साथ आरओसी को बताना है कि क्यों ये नहीं, और अनअडॉप्टेड स्टेटमेंट दे देना। ठीक है, ओपीसी के लिए याद रखना ये एग्जामिशन, ठीक है, के लिए ये 180 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, अब उनको ज्यादा है, बट क्या है, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड। अगर आप लॉजिकली देखो तो ओपीसी और कम टाइम मिल, मार्च को एंड होगा पर आ जाएगा। हम लोग को मिल रहा है एजीएम से 30, तो एजीएम अगर 30 सितंबर हुआ उससे 30, अब हमारा डेट जा रहा है 30 अक्टूबर तक, समझ रहे हो? दिन ज्यादा। अच्छा, पेनल्टी क्या है, बड़ी सिंपल, 10,000 वन टाइम, 100 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख। ऑफिस एमडी सीएफओ को भी सेम 10,000 वन, 100 पर डे, इनका मैक्सिमम। ऑफिसर्स को थोड़ा डिस्काउंट। लास्ट सेक्शन, इंटरनल ऑडिटर। सर इंटरनल ऑडिटर कंपनी का कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। लिस्टेड कंपनी पर ये सेक्शन लगता ही लगता है, आपको इंटरनल ऑडिटर बैठाना ही बैठा, जिससे वो साल भर देख सके कि आपके जो है वो ट्रू एंड फेयर है कि, जब लास्ट ईयर एंड में ऑडिटर चेक करने के लिए आए, ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ गलत हो, कि इतना देर से अगर गलत पकड़ा तो फिर तो आप साल भर अपने पास बैठा के रखते हैं। सर क्या इसका सीए होना कंपलसरी? ये कोई भी हो सकता है जिसको बोर्ड समझता है एक रीजनेबल आदमी है, जिसको अकाउंट्स और फिनेंस, कोई भी हो सकता है। एक्चुअली अगर आप देखो तो जब आप देखते हो कंपनियां ऑडिटर्स हायर करने आती हैं, चार्टर्ड अकाउंट, सबसे ज्यादा इसी काम के लिए इंटरनल ऑडिट, साल भर आप उस कंपनी। अच्छा, लिस्टेड कंपनी के लिए देयर इज नो कंडीशन, हर लिस्टेड कंपनी इंटरनल ऑडिट। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो उसके लिए है 25 50 100 200, 25 50 100 200, 25 50 100 200। जो सबसे बड़ा है वो टर्नओवर, तो 200 टर्नओवर, ठीक है, 25 हो गया। और जो सबसे छोटा है वो डिपॉजिट, 25 डिपॉजिट 200 टर्नओवर, 50 और 100, 50 हो गया पेड अप शेयर कैपिटल, सेकंड सबसे बड़ा है, थर्ड, और 100 हो गया सर आपका बोरोइंग। 25 50 100 200, 200 टर्नओवर, सेकंड जो सबसे बड़ा है वो बोरोइंग 100 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 50, और जो सबसे छोटा है वो पब्लिक। चारों में से कोई भी लिमिट को क्रॉस किया गया, कोई भी, भैया एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी करवाना पड़ेगा इंटरनल। सर प्राइवेट कंपनी के लिए क्या कंडीशन होगी? प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट और शेयर कैपिटल तो हो नहीं सकता, तो उनके केस में होगा 100 200। तो हेलो हेलो, हाँ, मैं क्या बोल रहा था, पब्लिक प्राइवेट कंपनी के लिए क्या कंडीशन होगी? प्राइवेट कंपनी के लिए बड़ा आरामदायक कंडीशन, 100 200, ठीक है। तो सर क्योंकि टर्नओवर 200 करोड़ है और आउटस्टैंडिंग 100 करोड़ को अगर पार करती है तो उनको रखना पड़ेगा। 25 और 50 वाली लिमिट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल और डिपॉजिट्स उनके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, तो सिर्फ 100 200 वाली लिमिट है। सर ये कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, एनी अदर पर्सन भी। इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, हम याद रखना इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो कंपनी का के साथ हमने चैप्टर नंबर 9 जैसा वादा किया था पूरा का पूरा खत्म कर दिया, चैप्टर 9 पर। थैंक यू सो मच। आप अपना रूल याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और कमेंट में क्या डालेंगे? कमेंट में आप कुछ नहीं तो अपनी सीट पर जैसे। चलो सर आज के लिए इतना ही, आज के लिए बाय बाय बाय, सी।